ठीक है, रिकॉर्डिंग पे लगा दिए हम। ठीक है, अब एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं। जब हम ओपन डाई की बात करते हैं तो बेटर फटीग रेजिस्टेंस देता है। फटीग रेजिस्टेंस मतलब जब हम कोई फोर्जिंग करते हैं ओपन डाई में, तो फटीग की जो प्रॉब्लम आती है उससे बचाता है ओपन डाई। और दूसरा होता है इम्प्रूव माइक्रो स्ट्रक्चर, मतलब जो मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर है ना, माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है ओपन डाई, ओपन डाई से। और फाइनल गेन साइज होता है। और एक चीज हम तुमको शेयर करते हैं, तब समझोगे सही से। जो शेयर 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 मैं बताऊँ आपको, एक मिनट। हाँ, ये देखो बट शेयर हो रहा है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ, ये क्या है हमारा एडवांटेज। इसमें हमने एडवांटेज लिखा है कुछ। ठीक है, इसमें पहला क्या दिया हम, रिड्यूस चांस ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इसमें जो वॉइड्स आता है, मतलब वाइब्रेशन टाइप का वॉइड्स है ना, वो रिड्यूस करता है। मतलब इससे क्या बचत होती है कि जो टूल होता है, टूल डैमेज नहीं होता है ओपन डाई में। और बेटर फटीग रेजिस्टेंस, जो कि अभी हमने तुमको बताया, जो कंपोनेंट, जो जिस कंपोनेंट को हम वो फोर्जिंग करते हैं, उसमें फटीग की प्रॉब्लम रिड्यूस होती है, फटीग की प्रॉब्लम कम आती है, चांसेस कम होता है। और इम्प्रूव माइक्रो स्ट्रक्चर, मतलब इम्प्रूव माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब जब हम उसको टेम्परिंग करते हैं बार को, और उसके बाद उसको फोर्जिंग करते हैं ओपन डाई से, तो उसमें क्या होता है, हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर होता है, ओपन डाई है, चारों तरफ से खुला हुआ है, उसमें कोई हमने इम्प्रेशन नहीं दिया है, तो वो प्रॉपर फ्लो होगा हर डायरेक्शन में, तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर प्रॉपर हर डायरेक्शन में बराबर से फ्लो करेगा, जिस कारण इसका माइक्रो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ बेटर होता है रिलेटेड टू इम्प्रेशन डाई और क्लोज डाई से। फाइनल फाइनल ग्रेन साइज होता है। फाइनल ग्रेन साइज मतलब इसकी ग्रेन स्ट्रक्चर जो होती है वो फाइन होती है। जैसे हम टेम्परिंग करते हैं, तो टेम्परिंग क्यों करते हैं, इसकी ग्रेन स्ट्रक्चर को फाइन करवाने के लिए, ताकि वो हार्ड हो सके, है ना। वही चीज है ये, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर करता है, ग्रेन साइज को फाइन करता है। और ग्रेटर स्ट्रेंथ देता है। ग्रेटर स्ट्रेंथ क्यों देता है, जब हम किसी, अगर मान लो हम इम्प्रेशन डाई यूज कर रहे हैं, क्लोज डाई या इम्प्रेशन डाई, तो उसमें क्या होता है, हमारा थिकनेस जो होता है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है ना, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, लेकिन ओपन डाई में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमको उसमें कोई इंप्रेशन बनाना नहीं होता है, तो इसलिए इसमें स्ट्रेंथ जो होता है वो ग्रेटर होता है। और बेटर रिस्पॉन्स टू थर्मल ट्रीटमेंट भी देता है। थर्मल ट्रीटमेंट क्यों देता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए ये थर्मल ट्रीटमेंट भी अच्छी देता है। इसकी इंटरनल क्वालिटी जैसे हार्डन एबिलिटी और ब्रिटलनेस, ये अच्छी क्वालिटी होती है। क्यों, क्योंकि हम इसको देखो, पहले अगर हम टेम्परिंग करके उसके बाद अगर इम्प्रेशन में डालेंगे, इम्प्रेशन में क्या होता है हमारा, जैसे इरेटिक शेप का होता है, तो इरेटिक शेप से क्या होता है, हमारा ये इंटरनल क्वालिटी कहीं पे रिड्यूस होता है, कहीं पे इंक्रीज होता है, क्योंकि थिकनेस वेरी करता रहता है। तो मे भी चांसेस होता है इम्प्रेशन डाई में, या तो क्रैकिंग का, है ना, या तो फटीग का, या फिर बबलिंग का। ये सब प्रॉब्लम जो होता है ये इसमें नहीं आता है ओपन डाई में, तो इसलिए ये इंटरनल क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। अब आ जाओ, ये दो टाइप के प्रोसेस हैं जो ओपन डाई में यूज करते हैं। ये एक्स्ट्रा दो टाइप के हैं, ये दो टाइप के ये हैं कि जैसे अगर हमको कोई शेप ऐसा चाहिए जिसमें बीच में हिस्सा, बीच का हिस्सा वो ओवल शेप का हो, और उसमें थोड़ी कर्व एरिया हो, कनकेव कन्वेक्स टाइप में, और उसका मटेरियल फ्लो जो हो वो साइड में ना होके सेंटर में हो, तो उसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं, एजिंग। एजिंग में क्या होता है, ये जो ये मटेरियल है साइड का,
कर्सर पे देखो, साइड का जो है, साइड का मटेरियल जो होता है ये फ्लो होता है इस साइड, इस साइड, ठीक है। इधर से भी आता है मटेरियल, इस साइड फ्लो होता है अंदर की ओर, ठीक है। लेकिन वही अगर इस वाले में देखेंगे फ्लोरिंग में, तो ये मटेरियल जो होता है इन सेंटर टू आउटसाइड होता है, यहाँ से मटेरियल फ्लो होगा आउटसाइड। अगर कोई हमको शेप ऐसा चाहिए कि हमारे बीच में पतला थिकनेस पतली हो, लेकिन उसका शेप जो हो प्रॉपर सीधा ना होके, फ्लैट ना होके, उसको कोई कनकेव या कन्वेक्स शेप में दे, तो उस चीज, उसके लिए हम ये इन दोनों प्रोसेस का यूज करते हैं। अब वो डिपेंड करता है, हमको सेंटर में अगर मटेरियल ज्यादा चाहिए तो उसके लिए ये यूज करते हैं, ये प्रोसेस एजिंग। और अगर सेंटर में हमको मटेरियल फ्लो नहीं करवाना है, आउटर में मटेरियल फ्लो करवाना है, तो उसके लिए हमको चाहिए फुल रिंग। जैसे देखे होगे क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट देखे हो, क्रैंक, हाँ, क्रैंक शाफ्ट का जो टॉप का हिस्सा होता है वो थोड़ा कर्व में होता है ऊपर की ओर। क्रैंक शाफ्ट फोर्जिंग से ही बनाया जाता है, तो क्रैंक शाफ्ट का ऊपर का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा कर्व में होता है, तो वो चीज हम इससे बना सकते हैं। वो शेप जो है वो हम इससे ला सकते हैं, ठीक है। अब इम्प्रेशन डाई की बात आती है। इम्प्रेशन डाई तो हमने कल बताया था शायद, उस दिन के बारे में बताए थे ना। हाँ, हाँ ठीक है। अब इम्प्रेशन डाई के बाद हम बताते हैं फ्लैश। उस दिन हमने एक वर्ड बताया था फ्लैश, फ्लैश जनरेट होता है। फ्लैश होता है। हाँ, एक्चुअली फ्लैश होता क्या है, फ्लैश जो होता है, कोई भी हम जब कोई भी फोर्जिंग करते हैं, फोर्जिंग ही नहीं मोल्डिंग भी करते हैं, फोर्जिंग भी करते हैं, चाहे डाई कास्टिंग करते हैं, डीसीडी, जब डाई कास्टिंग करते हैं, मोल्डिंग करते हैं या फोर्जिंग करते हैं, उसमें क्या होता है, हमको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए। अगर मटेरियल हमारा कम होगा तो उसमें हमारा गैप मेंटेन होगा, गैप मेंटेन होगा, हमारा प्रॉपर शेप नहीं आएगा कंपोनेंट का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवर मटेरियल चाहिए, मतलब मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। तो जब उस बार को हम इम्प्रेशन में रखते हैं, इम्प्रेशन में रखने के बाद हम एक एक ऐसा शेप दे देते हैं जहां पे हमें हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है वो फ्लो होकर बाहर की ओर निकलता है, उसी को फ्लैश करते कहते हैं। जैसे हम तुमको शो कराते हैं, फ्लैश देखता हूँ, कंपनी में ये, कोडिंग होता है, मेरे फ्लैश हाँ देखता हूँ। ये देखो, ये है, ये फ्लैश है, दिख रहा है, दिख रहा है, अभी एक्चुअली दिखा नहीं क्या दिख नहीं रहा है, है। अच्छा रुको, दिख नहीं रहा है। स्टॉप शेयरिंग, अभी रुको शेयर करते हैं। हम्म, 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 ये आप दिख रहा है, हाँ, दिखाई दे रहा है। तो ये जो ये हमारा फ्लैश है। ये फ्लैश हम क्यों जनरेट करते हैं, जब हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, इंप्रेशन में डालते हैं, तो हम प्रॉपर, ना तो हमको ये पता होता है हमको एग्जैक्ट कितना मटेरियल चाहिए, और अगर हम एग्जैक्ट मटेरियल भी ले लेते हैं तो मे भी उसमें चांस होता है कम और ज्यादा होने का, है ना। तो हमेशा मटेरियल जो होता है हम ज्यादा लेके चलते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो 700 ग्राम का मटेरियल चाहिए तो हम 750 ग्राम का मटेरियल लेते हैं, तो 50 ग्राम का मटेरियल अगर मान लो 50 ग्राम पूरा ना जाए, 25 ग्राम भी एक्स्ट्रा हो जाता है फोर्जिंग करते समय, तो वो 25 ग्राम हमारा कहाँ जाएगा, तो वो फ्लैश जनरेट होगा। ये फ्लैश जो ये दिख रहा है, फ्लैश लिखा हुआ, ये फ्लैश जनरेट होता है। ये फ्लैश जो होता है हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जब हम फोर्जिंग कर लेते हैं, इसी को आगे के प्रोसेस में हम करते हैं, रिमूव करते हैं। और यही फ्लैश जहां पे हम जनरेट करते हैं, जहां पे हम फ्लैश का एरिया देते हैं, उसी एरिया में जो कटिंग लाइन होती है उसको हम कहते हैं पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन कहते हैं टॉप और बॉटम डाई जो होता है, टॉप, हाँ टॉप और बॉटम डाई जहां पे मैच करता है, मैच करने के बाद दोनों की रेखा जहां पे, मतलब दोनों जहां पे जुड़ जाता है उसको कहते हैं पार्टिंग लाइन, जहां से अलग होते हैं और जुड़ते हैं। ये रेखा हमारी हो गई पार्टिंग लाइन, ये वाली, ये हमारी पार्टिंग लाइन हो गई। जैसे यहाँ पे ये शो हुआ है ये लाइन, तो ये टॉप डाई है, ये बॉटम डाई है, ये हमारी हुई पार्टिंग लाइन।
पार्टिंग लाइन हम कोई भी क्रिएट करेंगे तो पार्टिंग लाइन में भी रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। पार्टिंग लाइन अगर रिक्वायरमेंट, अगर हमको मान लो इम्प्रेशन डाई, हमको ये जो ये फ्लैश जनरेट है, फ्लैश जनरेट का एरिया जो है हमको पूरा ओपन रखना है, तो उसमें हमारा पार्टिंग लाइन यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। जैसे ये पार्टिंग लाइन डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं होगा उस समय। उस समय हमारा पूरा ओपन होगा, और ओपन में हमारा फ्लैश जो है पूरा ओपन ओपन एरिया में आएगा फ्लैश। ये फ्लैश का पूरा ओपन एरिया रहेगा। ये जो ये फ्लैश का एरिया है, ये पूरा यहाँ तक आएगा, पूरा कंप्लीट, ये यहाँ तक ओपन रहेगा। उसको कहते हैं पार्टिंग लाइन नॉट इंक्लूड। बट पार्टिंग लाइन उसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन उसमें इंक्लूड होता भी है। कैसे? ये जो हमारा ये टॉप डाई है और ये बॉटम डाई है, टॉप डाई और बॉटम डाई जहाँ पे कंप्रेस करता है फोर्जिंग बार को, फोर्जिंग बार को कंप्रेस करता है और जहाँ पे होल्ड हो जाता है, वही हमारा एग्जैक्ट पार्टिंग लाइन होता है। और ये लैंड पोर्शन, लैंड पोर्शन हम क्यों देते हैं? लैंड पोर्शन हम देते हैं जब भी हम कोई भी फोर्जिंग टूल करते हैं। फोर्जिंग टूल करने के बाद जब हम ये फ्लैश एरिया देते हैं, फ्लैश एरिया हमारा होता है एक्स्ट्रा मटेरियल। तो एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव जब हम करते हैं तो हमको एक एरिया ऐसा चाहिए जहां पे हम उसको ट्रिमिंग करें या कोई भी चीज करें जिसके थ्रू हम इसको रिमूव कर सकें एक्स्ट्रा मटेरियल को। तो वो हमको चाहिए प्लेन सरफेस एरिया। प्लेन सरफेस एरिया पाने के लिए ये लैंड पोर्शन हम देते हैं, ताकि हम कहीं भी अगर होल्ड करें और ट्रिम करें उसको, तो हम आप प्रॉपर सरफेस ले उस और प्रॉपर ट्रिम करें। ये ना हो कि इरेटिक ट्रिम हो जाए। इरेटिक मीन्स थोड़ा टेढ़ा ट्रिम हो जाए। तो उसमें हमारा क्या दिक्कत आएगा? जब हम मशीनिंग प्रोसेस करेंगे, तो मशीनिंग करते समय जब हम उस पर मिलिंग करेंगे या लेथ प्रोसेस करेंगे, तो वो जो क्लैंप करेंगे जॉ में, तो जॉ में हमारा प्रॉपर जॉ में क्लैंप नहीं होगा, थोड़ा इरेटिव भी हो सकता है। इसलिए हम लैंड पोर्शन एरिया देते हैं। अब ये ऊपर एक लिखा हुआ है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ड्राफ्ट एंगल। ये इम्प्रेशन डाई का है, इम्प्रेशन डाई का। हमने पहले बोला था कि इम्प्रेशन डाई और क्रोज डाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा यूज भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें जो है हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल ड्राफ्ट एंगल होता है। अब ड्राफ्ट एंगल क्या होता है? ड्राफ्ट एंगल होता है जो हम जब हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको इजिली फॉल आउट करने के लिए जो हम एंगल प्रोवाइड करते हैं कंपोनेंट को या डाई में प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम कहते हैं ड्राफ्ट एंगल, ताकि इजिली हमारा कंपोनेंट डाई से रिमूव हो सके। अगर हम प्रॉपर सीधा दे देंगे तो वो क्या होगा? उसमें स्टिक हो जाएगा, निकलेगा नहीं। ठीक है? अगर हम उसको इजेक्टर के थ्रू प्रेस भी करते हैं तो में भी चांस रहेगा वो बकलिंग का, बकलिंग प्रोसेस हो जाएगा उसमें। मतलब या तो इजेक्टर बकल्ड हो जाएगा, या तो कंपोनेंट हमारा जो होगा वो क्रैक कर जाएगा। इसलिए हम ड्राफ्ट देते हैं हमेशा। और ड्राफ्ट दो साइड से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसे ये हमारा दिख रहा है ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो शेप होता है, कंपोनेंट होता है, उसके आउटर साइड को हम कहते हैं एक्सटर्नल ड्राफ्ट। और अगर वही कैविटी में आ जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा इंटरनल ड्राफ्ट। कैविटी वाले हिस्से को हम कहते हैं इंटरनल ड्राफ्ट। अब इसकी रेंज फिक्स रहती है। हमारा फोर्जिंग टूल यूज करते हैं उसमें भी, मोल्डिंग टूल यूज करते हैं उसमें भी, ये फिक्स रहता है। वो हम तुमको बताएंगे। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है सामने, ये लैंड पोर्शन 2 to 5 दिया है, फ्लैश हमारा 3%। ये फ्लैश जो हमारा 3% ऑफ मैक्सिमम फोर्जिंग थिकनेस जो दिया है, इसका मतलब होता है कि मिनिमम मिनिमम इतना रखते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए फ्लैश का थिकनेस, इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 3% ऑफ फोर्जिंग थिकनेस। फोर्जिंग थिकनेस मीन्स जो कंपोनेंट हम फोर्ज करने वाले हैं, कंपोनेंट की जो हाइट हुई, टॉप डाई और बॉटम डाई के बीच में जो इंप्रेशन होता है, उसकी जो कंपोनेंट की लेंथ आएगी उसकी 3%, वो शुड बी ग्रेटर देन 3% ऑफ फोर्जिंग कंपोनेंट थिकनेस। ठीक है?
उसके बाद हमारा कौन कौन सा टूल है, प्रेस फोर्जिंग। प्रेस फोर्जिंग तुमको बताएं? प्रेस फोर्जिंग हमारा ओपन फोर्जिंग भी होता है, क्लोज फोर्जिंग भी होता है, डिपेंड करता है। हम प्रेस फोर्जिंग मींस ओपन ओपन डाई क्या होता है, ओपन डाई में प्रेस फोर्जिंग आता है। इंपॉर्टेंट प्रेस फोर्जिंग इंपॉर्टेंट होता है ओपन डाई में। तुम क्रैंक शाफ्ट ले लो या कोई ऐसा बोल्ट ले लो जो बहुत हैवी होगा, बड़ा बोल्ट नट बोल्ट होगा, है ना, जो बड़े बड़े जहाज में लगता हो, है ना। इन सब एरिया में जो बड़े क्रैंक्स या तो शाफ्ट या तो बोल्ट, वो जब हम फोर्जिंग करते हैं तो उसके लिए हम प्रेस फोर्जिंग यूज करते हैं, वो भी ओपन प्रेस फोर्जिंग। और उसको एक तरह का समझ लो प्लायर टाइप का होता है, क्लैम्प करने के लिए उसको क्लैम्प करते हैं, उसको रोटेट करते जाते हैं और सामने से प्रेस करता जाता है। जिस एरिया में हमको प्रेस चाहिए उस एरिया में हम उसको रख के प्रेस करते जाते हैं, रोटेट कर करके साथ में, चाहे वो मैनुअली करें चाहे हाइड्रोलिकली करें, मतलब ऑटोमेटिक करें। तो वो जब राउंड घूमता जाएगा ऊपर से प्रेस करता जाएगा, कंपोनेंट घूम रहा है और ऊपर से प्रेस भी करेगा। उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाएगा उसको हम एक राउंड कैविटी वाले डाई में बैठा रख के उसको प्रॉपर गोल शेप देते हैं, ठीक है। ऐसा डाई होगा। जब हम उसको प्रेस फोर्जिंग कर देंगे उसके बाद कुछ ऐसे टाइप का डाई होगा, अगर शार्प बना रहे हो या बोल्ट बना रहे हो कुछ भी, तो ऐसे टाइप का डाई होता है, ठीक है। उसमें हम उसको कैविटी, उस कैविटी में हम उस मटेरियल को रखते हैं और उसको प्रॉपर सर्कुलर शेप देते हैं। बट इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दो प्रोसेस हो जाता है। दो प्रोसेस मींस जब हम उसको प्रेस फोर्जिंग करते हैं तो प्रॉपर शेप नहीं आता है सर्कुलर, तो उसके लिए हमको दोबारा उसको इम्प्रेशन डाई में डालना पड़ता है सर्कुलर शेप करने के लिए। उसी को कहते हैं हम फोर्जिंग प्रेस। ऑटोमेटिक हॉट फोर्जिंग, एक मिनट, एक मिनट। हेलो, 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 दिख रहा है? हेलो, ओम, ओम, हेलो।